बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का टॉपिक ओ टू नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स है। यानी जॉन कीट्स का सबसे मशहूर पोएम और सबसे जो है कंसेप्चुअल पोम जो है उसकी समरी, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस, उसकी थीम एनालिसिस विद सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीट कंसेप्ट आप लोग के सामने रखते हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस, थीम्स एनालिसिस एज वेल एज समरी ऑफ द ओ टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। यानी इस पोम की क्रिटिकल एनालिसिस सब कुछ आप लोग के सामने रखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। यानी ब्रीफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ओ टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स है। यानी ये ओ टू अ नाइटिंगेल पोम की टाइटल है जिसको यानी जॉन कीट्स ने मई 19 में यानी 1819 में उसको जो है यानी पब्लिश किया था। और ये किस किस्म का पोएम है? इज़ अ रिफ्लेक्टिव एंड पोइग्नेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ द थीम्स ऑफ ब्यूटी, ट्रांजिएंस एंड द डिज़ायर टू एस्केप द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। यानी इसी पोम के अंदर बेसिकली तीन बेसिक चीज़ें हैं। एक तो ब्यूटी है, ब्यूटी पे क्यों जो कि जॉन कीट्स की चॉइस ऑफ फील्ड थी और जिससे जो है वो इधर उधर की यानी हर पोम में जो है वो ब्यूटी को जो है बीच में ले आता है। और ब्यूटी के बारे में उसकी बहुत कुछ है और वो उसका मेन वर्शिपर भी है, ये उसका रिलीजन भी था और ये उसका कास्ट भी था, ये सब कुछ वो ब्यूटी को मानता था। और दूसरी ट्रांजियंसनेस या ट्रांजिटरीनेस या ट्रांजियंस या जो आर्जीपन है या जिसको टेम्पररीपन भी कहते हैं या जो है यानी चंद दिन की ज़िंदगी या ट्रांजियंस ऑफ लाइफ है या ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ है, उस पे बात की गई है इसी पोम के अंदर। और दूसरी इसी ज़िंदगी के रियलिटीज़ ऑफ लाइफ से, क्योंकि उसका भाई भी मर जाता है, यानी उसके दोनों भाई भी ट्यूबरक्लोसिस से, उसका यानी फादर और मादर भी, और यहाँ तक कि उसकी फैमिली ट्यूबरक्लोसिस की शिकार हो जाती है, वो खुद भी टीबी का मरीज़ है। तो इन हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ से वो एस्केप फरारियत चाहता है और उस फरारियत के लिए उसने ओ टू अ नाइटिंगेल और दरअसल डायरेक्ट एड्रेस पोम को कहते हैं, जिसमें किसी चीज़ को आपने डायरेक्ट एड्रेस किया हो। और बाकी ये दी नाइटिंगेल इज़ द की सिंबल इन द कीट्स ओ टू अ नाइटिंगेल। यानी ये इसमें ये की सिंबल है, सिंबलिज्म भी बेसिकली इसने इस्तेमाल की है। और ये किस चीज़ की सिंबल है? रिप्रेजेंटिंग अ वाइड रेंज ऑफ कंसेप्ट सच एज जॉय एंड लाइफ। यानी यही बुलबुल जो है, यही नाइटिंगेल जो है, यानी ये किस चीज़ दो मेन कंसेप्ट को ज़ाहिर करते हैं। एक तो ज़िंदगी की लुत्फ़अंदोज़ी को यानी इन द जॉयस सॉन्ग्स, और दूसरी लाइफ को जिसमें अप्स एंड डाउन यानी जॉय और लाइफ दोनों की ये रिप्रेजेंटेशन है यानी इसी पोम के अंदर। और इसके अलावा ये नाइटिंगेल कैन बी सीन एज ए सिंबॉलिक यानी सिंबल या एज ए सिंबॉलिक ऑफ द इमॉर्टेलिटी ऑफ द म्यूज़िक एंड आर्ट थ्रू इट्स सॉन्ग। और इसके अलावा ये मज़ीद भी ये नाइटिंगेल, ये बुलबुल जो है, यानी उसको देखा जा सकता है एक सिंबल के तौर पर जो इमॉर्टेलिटी का है यानी लाफानियत का है, यानी जिसकी ज़िंदगी ख़त्म न होने वाली है। वो किस चीज़ में? यानी एक तो उसके आर्ट की वजह से, और आर्ट मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ की वजह से, और दूसरा उसकी यानी मेलोडियस सॉन्ग या म्यूज़िक की वजह से। यानी इस इमॉर्टेलिटी ऑफ म्यूज़िक एंड इमॉर्टेलिटी ऑफ आर्ट की वजह से वो उसको परमानेंट तस्वर करता है। और नीचे यानी इसी बात की जो हमने थीम निकाला उसके यानी लाइंस ऑफ पोइट्री ये है: द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वाज हर्ड इन द एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड अ क्लोन। यानी यही आवाज़ जो मैं अभी सुनता हूँ इसी नाइट को या सुनी हुई थी ये जो यानी उसी नाइट को, यानी वो कहते यही आवाज़ एम्परर ने भी और क्लोन ने कदीम ज़माने में भी सुनी थी। यानी ये इमॉर्टल सॉन्ग है, इमॉर्टल आर्ट है, इमॉर्टल म्यूज़िक है। आगे यानी लेट्स ड्वेल इनटू अ समरी द थीम एंड अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द रोमांटिक पोम। यानी अब उसकी समरी और ए टू जी चीज़ों को पढ़ते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ इंटरप्रिटेशन था, यानी मुख्तसर सा यानी ओ टू अ नाइटिंगेल। अब समरी को हम तीन मेन कैटेगरीज में तकसीम करते हैं।
फर्स्ट हिस्से में, पोम के फर्स्ट हिस्से यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने रखता हूँ। फर्स्ट हिस्से में क्या है, स्पीकर जो है या नैरेटर जो है, यानी दो पोम ओपन्स विद द स्पीकर फीलिंग अ डीप सेंस ऑफ मेलैंकोली, यानी वो काफ़ी अफसुर्दा है फर्स्ट फेज में, पार्शियली इंड्यूस्ड बाय इस कंटेम्पलेशन ऑफ नाइटिंगेल सॉन्ग, और आहिस्तागी से जब वो सॉन्ग्स को सुन लेता है नाइटिंगेल से तो उसकी इंटरफेयर हो जाती है उसकी मेलैंकोलिक मूड में। एज द नाइटिंगेल सिंग्स द स्पीकर इमेजिन्स अ वर्ल्ड फार removed from the human suffering and filled with the timeless beauty. He longs to escape to this idealized realm, utopian type imaginative world living behind the sorrow and struggle of the human existence. यानी ये बेसिकली इसी फर्स्ट फेज में जब वो क्या करता है, जब उस पर मेलैंकोलिक मूड आ जाता है, यानी उसकी फैमिली जो है ज़ीरो हो जाती है, यानी फैमिली डेथ का शिकार हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस, और वो खुद भी बीमार है, चंद दिन का मेहमान है, इसी वजह से 25 ईयर्स ओल्ड में उसकी डेथ हो जाती है। बायोग्राफी आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो इसी दौरान नाइटिंगेल की सॉन्ग जो है वो सुन लेता है, और उसी नाइटिंगेल की सॉन्ग को सुनते ही वो क्या सुनते ही वो इमेजिन कर लेता है एक ऐसी वर्ड को जो इस ह्यूमन सफरिंग से उसे दूर ले जाए, और वो जो टाइमलेस ब्यूटी पे मुश्तमिल हो, यानी ऐसी ब्यूटी जो फॉरएवर हो, मींस ब्यूटी ऑफ आर्ट, ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक और ब्यूटीज ऑफ जो है नाइटिंगेल इस सूरत में। और इसी वजह से वो लॉन्ग्स करता है, यानी ख्वाहिश करता है कि वो इस दुनिया से उस आइडियलाइज रेलम में चला जाए, सल्तनत में चला जाए, जिस तरह पहले अटोपियन टाइप की इमेजिनेटिव वर्ल्ड यानी उस एरिस्टोटल और प्लेटो के दौर में जो है देखी जा चुकी थी, और उसमें जो है यानी खुशी ही खुशी थी, यानी उसमें गम वगैरह नहीं, वरीज वगैरह नहीं होंगे। इसी वजह से ये उस ग्रीक चीज़ को भी यानी हिट कर लेता है, आइडियलाइज रेलम को, यानी इमेजिनेटिव वर्ल्ड को, और वो एस्केपिज्म चाहता है, और लिविंग बिहाइंड द सारो स्ट्रगल एंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ताकि ये जितनी भी वरीज है, स्ट्रगल है, वो उसको छोड़ जाए। ये फर्स्ट फेज ऑफ पोम है। सेकंड फेज ऑफ पोम में वो क्या करते हैं, द स्पीकर रिफ्लेक्ट ऑन वेरियस वेज टू अचीव दिस एस्केप। अब सेकंड फेज में वो कोशिश करते हैं कि इस फरारियत को, इस एस्केपिज्म के लिए, इस एस्केप ऑफ चार्ज या एलिगेशन जो उस पर बाद में क्रिटिक लगा लेते हैं कि कैसे जो है वो इस एस्केपिज्म को जो है अचीव कर सके। तो पहले वो सोचते ही इनिशियली कंसीडर वाइन होपिंग टू बिकम ड्रंक एंड स्लिप इनटू द नाइटिंगेल वर्ल्ड, यानी वो सोचता है कि कोई ड्रिंक वाइन वगैरह पी लूँ, शराब वगैरह पी लूँ, ताकि ड्रंकन हो जाऊँ और फिर नाइटिंगेल की मदहोशी की हालत में चला जाऊँ। लेकिन हावेवर ही सून रियलाइजेस द पोइट्री एंड इमेजिनेशन, और बाद में जो है उसे पोइट्री और इमेजिनेशन के जो है यानी ख्याल आ जाता है कि ये सबसे फिटिंग व्हीकल है, सबसे मुनासिब जो है यानी सवारी है और गाड़ियाँ हैं इस जर्नी के लिए। और इसी वजह से हैज़ ई म्यूजेस ऑन द इमॉर्टेलिटी ऑफ नाइटिंगेल सॉन्ग, तो जैसे वो नाइटिंगेल सॉन्ग की इमॉर्टेलिटी पे सोचता था कि जिस तरह अभी मैं सुन रहा हूँ इस तरह हमारे अब्बा अजदाद ने भी सुनी थी, और कदीम ज़माने में भी यही नाइटिंगेल की यही सॉन्ग थी। तो इसको जो है मौत, यानी इसके सॉन्ग को, यानी इसके म्यूज़िक को और इसके आर्ट को जो है मौत नहीं आने वाली, वो इमॉर्टल है। इसी वजह से उनकी लाइफ में जाता है कि उसकी लाइफ में खुशी ही खुशी है, और ये एक्नॉलेजेस that it has been heard by the generation past and will continue to be heard in the future, suggesting a timeless and universal quality। और वो इसी सॉन्ग को यूनिवर्सल क्वालिटी यानी यूनिवर्सल थीम देता है, टाइमलेस ब्यूटी देता है, कि जिस तरह ये पुराने ज़माने में सुनी गई थी अब भी उसी तरह सुनी जा रही है, अब भी उसमें कोई चेंज नहीं आ रही और न ज़िंदगी उसका कुछ बिगाड़ सकी है। तो मीन्स आर्ट और म्यूज़िक जो है यानी ये खासकर यानी वो क्या है, वो टाइमलेस है, एजलेस है और यूनिवर्सल होती है। और ये तो सेकेंड फेज ऑफ समरी था। थर्ड फेज ऑफ समरी क्या है, डिस्पाइट इज यर्निंग टू जॉइन द नाइटिंगेल इन इट्स सीरीन वर्ल्ड, यानी इसके बावजूद कि वो नाइटिंगेल को उसी ही सीरीन कंफर्ट जोन में या कंफर्ट वर्ड में जो है ज्वाइन करे, द स्पीकर इज अल्टीमेटली ड्रॉन बैक टू रियलिटी, वो दोबारा उसे जो है यानी होश में आ जाते हैं, हकीकत में आ जाते, रियलाइजिंग दैट ही कैन नॉट एस्केप द कंस्ट्रेंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि वो इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कंस्ट्रेंट को या पाबंदियों को जो है वो नहीं छोड़ सकता, नहीं फरार हो सकता। द पोएम कंक्लूड्स विद द नाइटिंगेल सॉन्ग फेडिंग अवे, लिविंग द स्पीकर टू द क्वेश्चन वेदर इज जर्नी
into this idealized realm was real or a dream, या ये ड्रीम था या रियल था, ये भी अलग एक क्वेश्चन है। और आइडियलाइज रियलम में या उस अटोपियन इमेजिनेटिव वर्ल्ड में उसका जाना कैसे था, ये भी अपना एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट फेज में वो जाना चाहता है और सेकंड फेज में वेज ऑफ पोइट्री के जरिए, और पहले वो वाइन को ढूंढ लेता है, और थर्ड फेज में यानी वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो नहीं कर सकता। इसके अलावा थीम्स एनालिसिस में 5 बेसिक थीम्स आप लोग के सामने रखता हूँ। जिस तरह मैंने बैकग्राउंड इस पोम की बताई थी कि इस मुसन्निफ को बेसिकली यानी लाइफ जो है बड़ी शॉर्ट नज़र आती है अपने डिजीज़ की वजह से और अपनी फैमिली हिस्ट्री की वजह से। तो इसकी वजह से इसी पोम के जो थीम्स है वो क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी इमॉर्टेलिटी को, ये इमॉर्टेलिटी ऑफ सूल को। इस तरह इमॉर्टेलिटी हमने यानी विलियम वर्ड्सवर्थ में भी पढ़ी थी, लेकिन उसका जो मेन टच था वो नेचुरलिज्म था, और इसका जो मेन टच है वो ब्यूटी है। और बाकी जो है रोमांटिक स्पोर्ट्स में काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी होते हैं। तो इसमें थीम्स में नंबर 1 जो मेन थीम है वो ट्रांजिएंस एंड परमानेंस। एक तो परमानेंट के परमानेंट, जिस तरह आर्ट परमानेंसी रखती है, हाँ, और जिस तरह म्यूजिक परमानेंसी रखती है, इसी तरह ह्यूमन लाइफ जो होती है वो ट्रांजिएंट होती है। तो इस ट्रांजिएंसी को और इस परमानेंस के दरमियान फर्स्ट मेन थीम उसका है, द पोएम एक्सप्लोर द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कंट्रास्टेड विद द seeming permanence of the Nightingale song. This theme highlight the tension between the temporary and the eternal. यानी उस आर्जी और उस अब्दी जिंदगी के, उस अब्दी चीज़ों के दरमियान मेन फ़र्क को वाजे करता है, यही मेन थीम। इसके बाद सेकंड मेन थीम एस्केपिज्म है। एस्केपिज्म मीन्स फरारियत या फरार हो जाना। दिस स्पीकर डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस इनटू द नाइटिंगेल वर्ल्ड, रिफ्लेक्ट द ह्यूमन इंक्लिनेशन टू सीक रिफ्यूज फ्रॉम पेन एंड सफरिंग थ्रू इमेजिनेशन और अदर मीन्स। यानी यही एस्केपिज्म जो है, यानी ये ह्यूमन डिज़ायर भी होती है, जिस तरह इस पोम के अंदर इख्तियार किया गया कि जब भी पेन या कोई सफरिंग आती है थ्रू इमेजिनेशन या अदर मीन्स रिसोर्सेज ढूंढे जाते हैं ताकि इससे फरारियत इख्तियार करे। इसके अलावा थर्ड मेन थीम इसकी मॉर्टेलिटी है, यानी फ़ानियत। द थीम ऑफ मॉर्टेलिटी यानी परवेड्स द पोम विद द स्पीकर एक्नॉलेजिंग द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, यानी वो डेथ की इनएविटेबिलिटी को या उसकी लाजमियत को या उसकी नागुज़ीरी को समझ बैठा है। एंड द सैड नाइट इट ब्रिंग, और इसी चीज़ से वो खफा भी है। द नाइटिंगेल सॉन्ग सर्व्स एज ए स्टार्क कंट्रास्ट टू द ब्रेविटी ऑफ हिज ह्यूमन लाइफ, और ये नाइटिंगेल का जो यानी वो सॉन्ग है वो उसके लिए ऐसी सर्विसेज पेश करता है कि ह्यूमन लाइफ की ब्रेविटी से जो है वो निकल जाता है। इस तरह फोर्थ नंबर का जो मेन थीम बनता है इमेजिनेशन एंड रियलिटी, यानी एक तो द पोम एक्सप्लोर द पावर ऑफ इमेजिनेशन टू क्रिएट temporary world, a temporary escape from reality, while also emphasizing that ultimately one must return to the real world। यानी इसमें रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों है, यानी पहले वो पावर ऑफ इमेजिनेशन के जरिए जाना चाहता है, लेकिन रियलाइज कर लेता है कि ये रियल वर्ल्ड जो है मस्ट रिटर्न भी हो जाता है। इसके अलावा इसी पोम के अंदर ब्यूटी और सफरिंग भी है, यानी कीट्स juxtaposes the beauty of Nightingale song with the suffering and pain of the human life, उसके साथ उसको जक्सटपोज साथ साथ पेश करता है। दिस कंट्रास्ट एम्फेसाइज द को एग्जिस्टेंस ऑफ ब्यूटी एंड द सफरिंग इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में ब्यूटी और सफरिंग जो है दोनों को एग्जिस्ट करती है, दोनों एक ही जगह पे मौजूद है, और इस पे ये मुसन्निफ भी जोर देता है। ये तो था यानी मेन उसके थीम्स या थीम्स एनालिसिस। अब उसकी क्रिटिकल एनालिसिस आप लोग के सामने रखते हैं, वो भी 3 पार्ट्स में रखता हूँ, यानी 3 मेन हिस्सों में रखता हूँ। यानी इस ओ टू नाइटिंगेल को अगर आप लोग स्टडी करें, रिच इमेजरी है, काफ़ी इमेजेस, यानी ऐसे विजुअल इमेजेस हमें जिस तरह स्क्रीन पे आप लोग को यानी आप फर्स्ट फेज ऑफ लेक्चर में देख सकते हैं कि नाइटिंगेल कितना खूबसूरत अंदाज में बैठ चुकी है। लश लैंग्वेज है, यानी काफ़ी सीरीन या काफ़ी ज़बरदस्त और सिंपल लैंग्वेज है। कम्प्लेक्स इमोशनल अंडरटोन है, और किड्स स्किलफुली इम्प्लाइज सिम्बोलिज्म, उसने टर्म सिम्बोलिज्म या लिटरेरी टर्म सिम्बोलिज्म को इस्तेमाल किया टू कन्वे द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम, द नाइटिंगेल एज ए सिंबल ऑफ टाइमलेस ब्यूटी एंड ट्रांसेंडेंस रिप्रेजेंट एन आइडियलाइज्ड वर्ल्ड, व्हाइल द स्पीकर रियलिटी इज मार्क्ड बाय सफरिंग, मॉर्टेलिटी एंड डिस्पेयर। यानी स्पीकर या मुसन्निफ की जिंदगी में एक तो डिस्पेयर है, मॉर्टेलिटी है, सफरिंग है, और वो नाइटिंगेल की वर्ड में जाना चाहता है। नाइटिंगेल की वर्ड में क्या है, उसे खुशी ही खुशी नजर आती है। तो ये बेसिकली उसका मेन फेज था या फर्स्ट फेज था। इसके अलावा किड्स की ब्यूटी में सेंसुअस
लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। सेंसुअस मीन विद द 5 सेंसेस और सेंसुअस इमेजरी होते हैं ब्रिंग द नाइटिंगेल वर्ड टू द लाइफ, यानी वो नाइटिंगेल की वर्ड को इन ऐसे सेंसेस के साथ पेश कर लेता है कि हमें भी महसूस हो जाए कि वाकई ये ऐसा है, मेकिंग इट एंड कैप्टिवेटिंग एस्केप फॉर द रीडर एज वेल, और अमूमन रीडर भी इसी एस्केप में कैप्टिवेट होकर चले जाते हैं। द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाइटिंगेल इन्वायरमेंट इवोक अ सेंस ऑफ एन्चांटमेंट एंड वंडर, यानी हमें शानदार भी लगता है, हमें हैरान भी कर लेता है उन रीडर को, अलाउइंग द रीडर टू एक्सपीरियंस द स्पीकर लॉन्गिंग टू जॉइन दिस आइडियलाइज रेलम, कि वो उस आइडियलाइज रेलम को जॉइन करे या न जॉइन करे, यानी ये भी रीडर पे छोड़ देता है। इसके बाद एट द सेम टाइम कीट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द मॉर्टेलिटी एंड ट्रांजिएंस एड्स अ डीपर लेयर ऑफ मीनिंग टू द पोम, यानी इस चीज से, यानी जो दोनों चीजों को जक्सटापोज पेश करता है, ट्रांजिएंस एंड मॉर्टेलिटी को, द जक्सटापोजिशन ऑफ ब्यूटी एंड सफरिंग एज वेल एज द रियलाइजेशन ऑफ that one cannot permanently escape reality gives the poem a poignant and introspective quality, यानी एक ऐसी हैरानकुन क्वालिटी और ऐसी मीनिंगफुल क्वालिटी देता है कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाला बंदा है। नीचे जो है कंक्लूजन है, ओवरऑल ओड टू नाइटिंगेल इज अ प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन ह्यूमन कंडीशन, यानी ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन हालत पे इंतहाई गहरी सोच रखने वाली पोम है। एम्फेसाइजिंग द लॉन्गिंग फॉर एस्केप, और इसी में जोर दिया गया है कि वो एस्केपिज्म की ख्वाहिश करता है, एंड द अल्टीमेट इनएवेलेबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू द रियलिटी, लेकिन दोबारा इस रियलिटी को वापस हो जाते हैं। किड्स मास्टरफुल यूज ऑफ इमेजरी, सिंबोलिज्म, themes make this poem a timeless exploration of the human experience। और नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी।